Good morning, dear learners. This is Ms. Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. I hope you are doing well. And today we are going to discuss about forest and wildlife resources, part 2. आज के लेक्चर में भी हम लोग हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो बेसिकली 3 टॉपिक होने वाले हैं आपके। फर्स्ट वन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता। इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैव विविधता जो है वो अलग अलग तरह की वनस्पतियों एवं जानवरों का संग्रह है जो एक ही विशेष क्षेत्र में रहते हैं या फिर फैले हुए हैं। जैव विविधता जितनी ज़्यादा समृद्ध होगी उतना ही व्यवस्थित और संतुलित हमारा वातावरण होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है इसमें हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का वर्गीकरण, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आम जनता के द्वारा लागू किए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जैव विविधता कम करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं? वो हैं जानवरों को मारना यानी कि जानवरों का शिकार करना। दूसरा क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा हमारे इन्वायरमेंट में उतना ही क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा हमारी जैव विविधता को। जंगलों में आग और वन कटाई एंड कृषि विस्तार, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? जैव विविधता को कम करने वाले हैं। अब कृषि का विस्तार जितना ज़्यादा होगा, लोग जितनी ज़्यादा खेती करेंगे उनको उतनी ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी। अब ज़मीन की ज़रूरत है तो वनों की कटाई वो लोग करेंगे। जैसे झूम खेती होती है उसमें क्या है, वनों की कटाई जो है वो करते जाते हैं और उस पर एक टाइम के लिए खेती करी फिर उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ना तो उस पर वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, ना ही उस पर कोई दूसरी दूसरी फसल उगा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, कृषि का विस्तार होने से वनों को नुकसान हुआ है। और अगर वन नहीं होंगे तो हमारे वन्य जीव जो हैं उनका आवास जो है वो उनसे छिन जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे जैव विविधता को अफेक्ट करते हैं। और जैव विविधता जितनी ज़्यादा कम होगी उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ता है? गरीब परिवारों को। गरीब परिवार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि ईंधन की कमी हो जाती है जिसके कारण उन्हें क्या है, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। सिर्फ ईंधन की नहीं, जल संसाधन है उनकी आजीविका के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या है, बहुत ज़्यादा दूर तक पैदल चलना पड़ेगा, तब जा कर के उनको क्या है, उनकी आजीविका चल पाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो गरीब परिवारों को होता है जैव विविधता के कम होने से। वन कटाई के परिणाम। अब जो वन हम लोग काट देते हैं, फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो उसके क्या क्या रिज़ल्ट आते हैं हमारे सामने? सबसे पहले तो सूखा। अगर वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ जाएगा। अब पेड़ों का और जो बारिश है उसका क्या संबंध होता है? जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी, ये कहावत हमने सुनी है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न शायद हम लोग नहीं जानते। तो वो मैं आज आपको बताती हूँ कि पेड़ जो हैं उनसे क्या होती है, जो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जो बेसिकली है तो हमारे साइंस का सब्जेक्ट मैटर, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या है। वाष्पोत्सर्जन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है स्टोमेटा नाम का। स्टोमेटा नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसके दौरान जल वाष्प के रूप में हवा में संतृप्त हो जाता है, जिससे हवा में नमी हो जाती है, वायु में नमी हो जाती है और फिर हमारी बारिश होती है। बेसिकली कौन सी प्रोसेस काम करती है? ट्रांसपिरेशन काम करती है। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स में जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो पेड़ हैं वो क्या करेंगे, पानी को टिश्यूज़ के थ्रू अपनी रूट से क्या है, लीव्स तक वो जो वाटर हैं वो पहुंचा देते हैं। अब वो वाटर क्या करता है, स्टोमेटा से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी उसके दौरान वो पानी क्या है, वाष्प बन के हवा में आ जाता है, नमी हो जाती है हवा में, जिस वजह से क्या होती है, बारिश होती है। तो सूखे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है, अगर वन कटाई हो जाएगी तो वो बाढ़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे है, अगर पेड़ ही नहीं होंगे और मान लीजिए फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो जो वो पानी है उसको रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं होगा। लेकिन अगर प्लांट्स हैं तो वो क्या करेंगे, प्लांट की रूट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो उस पानी को सोख लेंगे। तो बाढ़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वनों की कटाई हो रही है तो उससे बाढ़ को रोकने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा प्रोटेक्टिव मेजर नहीं हो सकता है। तो बाढ़ आती है, सूखा होता है। दूसरा क्या है, गरीबों को नुकसान होता है। गरीबों को नुकसान कैसे होता है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो क्या है, उनके पास तो और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो गरीब कम्युनिटी है, गरीब समुदाय है, गरीब वर्ग है, उनके लिए आजीविका का एकमात्र संसाधन अगर वन है, वन से वो लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो अगर वन की कटाई हो जाएगी तो गरीबों को नुकसान होगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इस क्लास का वनों का वर्गीकरण सॉरी वनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों को किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा बांटा गया है। सबसे पहले हैं आरक्षित वन। आपने सुना होगा आरक्षित, आरक्षित किसी वर्ग को कर दिया, किसी कैटेगरी को कर दिया, यानी उसको आरक्षण दे दिया। तो यहाँ पर कैटेगरी कौन सी होगी हमारी, वन। और वनों को क्या मिला, आरक्षण मिला, यानी रिजर्व कर दिया गया उनको। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, देश में 50% से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे वन हैं जो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, जिनको सिर्फ वन्य जीवों के लिए संरक्षित कर दिया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आरक्षित वन है हमारे, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। सेकेंड टाइप के जो वन हैं हमारे वो हैं रक्षित वन। रक्षित वन नाम से पता चल रहा है, रक्षित, जिनकी रक्षा की जाती हो, नष्ट ना हो, इसलिए इन वनों की रक्षा की जाती है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कौन से होते हैं हमारे, रक्षित वन होते हैं। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत यानी जिनको कैटेगराइज नहीं किया गया है, ना ही आरक्षित वन में और ना ही रक्षित वन में, वो कौन से होते हैं, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन यानी आरक्षित और रक्षित इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो वन बच गए हमारे वो अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तियों या समुदाय के नियंत्रण में ये वन होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में। अब उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से होंगे हमारे, ये देखिए, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो उत्तर होगा हमारा यहाँ पर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो राज्य होंगे वो कौन से होंगे, उत्तर पूर्वी राज्य। यहाँ पर कौन से होंगे जी, अरुणाचल प्रदेश होगा हमारा, और इस टाइप के उत्तर पूर्वी राज्य है। और कहाँ पर पाया जाता है ये, गुजरात के कुछ विशेष क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाएंगे, वर्गीकृत वन पाए जाएंगे। तो बेसिकली कहाँ पर होंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में और मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के कुछ हिस्सों में। वनों और वन्य जीव संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जो सरकार ने लिए हैं इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, इनके संरक्षण के लिए। तो सबसे पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम में बेसिकली 3 बातें थी। सबसे पहले तो आवास संरक्षण के प्रावधान। आवास क्या होता है, रहने के स्थान। तो वन्य जीवों के लिए रहने के स्थान को क्या किया जाए, संरक्षण मिले, उनको संरक्षित किया जाए, उनका बचाव किया जाए। अब वनों की जो वन्य जीव होते हैं उनके रहने के लिए कौन सा स्थान संरक्षित होता है, वन होते हैं हमारे। वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध। अब आवास में रहेगा कौन, वन्य जीव रहेंगे। अगर उनका व्यापार ऐसे ही होता रहा, उनका शिकार ऐसे ही होता रहा तो वो बचेंगे ही नहीं, तो आवास की ज़रूरत क्या होगी। तो पहले तो उनका व्यापार बंद करो, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाओ, और दूसरा क्या है जी, शिकार पर प्रतिबंध लगाओ, और आवास का उनका क्या करो, अब प्रावधान करो। तो ये तीनों बातें किसमें, ये 3 उद्देश्य किसके थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के थे, जो कि 1972 में लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन।
चिपको आंदोलन कौन से स्टेट में किया गया? उत्तराखंड में किया गया। इसमें क्या है, किसानों ने वन कटाई का विरोध किया था। जो ठेकेदार थे वो वनों को काट रहे थे अपने कुछ फ़ायदे के लिए। तो इसके जो जिन्होंने स्टार्ट किया था ये आंदोलन, वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने वनों की कटाई का विरोध किया था। सभी किसानों को उन्होंने अपने साथ लेकर के और वनों की कटाई के विरोध में काम किया था कि हम वनों की कटाई नहीं होने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों से जा कर के चिपक गए थे कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऊपर से जो भी आरी है वो चलानी पड़ेगी, या जिस भी आप औजार से काट रहे हो, मतलब सबसे पहले आपको क्या है, हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद आप पेड़ की कटाई कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए शुरू किया गया था? टाइगर्स के संरक्षण के लिए किया गया था। 1973 में पूरी दुनिया भर में ये शुरू किया गया था और भारत में लगभग 27 टाइगर रिजर्व जो हैं वो बनाए गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, उत्तरांचल में कार्बेट नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र है जिसके बहुउद्देश्य हैं, यानी मल्टीपर्पज़ के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। दो उद्देश्य मेनली आपकी क्लास 10th की बुक में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी बायोडाइवर्सिटी के बचाव के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। इसमें क्या है कि ऐसा एक संरक्षित क्षेत्र प्रोवाइड किया गया जिसमें कि जैव विविधता को रखा जा सके, उनके आवास को संरक्षित किया जा सके। और दूसरा क्या उद्देश्य था इसका? सतत उपयोग, यानी कि वन और वन्यजीव संसाधनों का इस तरीके से आपको प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिल सके और उन संसाधनों के प्रयोग में पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर सेकंड था क्लास 10th की ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आपको इस चैप्टर में आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।